हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG12, अ सर्वे कोर्स इन 20th सेंचुरी कनेडियन लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, राइट एन एसे ऑन नॉर्थरप फ्राइज कंट्रीब्यूशन टू कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉर्थरप फ्राई ने कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या योगदान दिया। हमें उनके मेन आइडियाज, थियरीज और उनके वर्क्स के बारे में लिखना है और ये समझाना है कि कैसे उन्होंने कैनेडियन लिटरेचर की आइडेंटिटी और क्रिटिकल ट्रेडिशन को शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉर्थरप फ्राई 1912 to 1991 20th सेंचुरी के सबसे बड़े कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक और थियरिस्ट थे। उन्होंने लिटरेचर को एक सिस्टम के रूप में समझा जहां हर टेक्स्ट दूसरे से जुड़ता है थ्रू मिथ्स और सिंबल्स। उनके बुक्स जैसे एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म और द बुश गार्डन ने लिटरेचर के यूनिवर्सल और कैनेडियन दोनों डायमेंशंस को समझाया। फ्राई ने कैनेडियन लिटरेचर को एक एकेडमिक और ग्लोबल पहचान दी। मेन बॉडी। 1. नॉर्थरप फ्राई का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। फ्राई के अकॉर्डिंग लिटरेचर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जहां मिथ्स और आर्केटाइप्स बार बार रिपीट होते हैं। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957 में उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल दिया जिसमें 4 नैरेटिव मोड्स, कॉमिक, ट्रैजिक, रोमांटिक और आयरॉनिक, को एक्सप्लेन किया। उन्होंने आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जहां लिटरेचर के रिकरिंग इमेजेस और पैटर्न्स एक मिथिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। इस अप्रोच ने कैनेडियन स्कॉलर्स को ये समझने में मदद की कि उनका लिटरेचर ग्लोबल ट्रेडिशन का पार्ट है लेकिन अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ। 2. कैनेडियन आइडेंटिटी और फ्राई का विजन। द बुश गार्डन, एसेस ऑन द कैनेडियन इमेजिनेशन 1971। फ्राई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कैनेडियन क्रिटिसिज्म को डिफाइन करता है। इसमें उन्होंने बताया कि कैनेडियन लैंडस्केप और गैरिसन मेंटालिटी कैसे राइटर्स के इमेजिनेशन को शेप करती है। गैरिसन मेंटालिटी का मतलब है वो सोच जहां लोग अपने आप को विल्डरनेस के अगेंस्ट एक सिक्योर बाउंड्री में महसूस करते हैं। ये आइडिया कैनेडियन लिटरेचर के सर्वाइवल और आइडेंटिटी के थीम्स को समझने का एक फाउंडेशन बन गया। 3. कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में योगदान। फ्राई ने कैनेडियन लिटरेचर के लिए एक नया क्रिटिकल वोकैब्युलरी डेवलप किया जिससे राइटर्स अपनी नेशनल थीम्स को एक्सप्रेस कर सकें। उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि कैनेडियन राइटर्स सिर्फ यूरोप को कॉपी नहीं कर रहे बल्कि अपनी एक अलग वॉइस डेवलप कर रहे हैं। फ्राई के आइडियाज ने मार्गरेट एटवुड और लिंडा हचियन जैसे क्रिटिक्स को इंस्पायर किया। उन्होंने लिटरेचर को हिस्टोरिकल से ज्यादा स्ट्रक्चरल एंगल से देखने की सोच दी जो यूनिवर्सिटीज में नए रिसर्च मेथड्स को जन्म दिया। फ्राई के एफर्ट्स ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कनाडा में एक एकेडमिक डिसिप्लिन बना दिया। 4. इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनका इम्पैक्ट। फेयरफुल सिमेट्री 1947। ब्लेक के मिथिक सिंबल्स का एनालिसिस किया और अपनी थियरी का बेस बनाया। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957। लिटरेचर के लिए एक सिस्टमैटिक मॉडल प्रपोज किया। द बुश गार्डन 1971। कैनेडियन आइडेंटिटी और इमेजिनेशन पर फोकस किया। फ्राई के एसेस ने राइटर्स को एनकरेज किया कि वो अपने काम में मिथ और नेशनल कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करें। कंक्लूजन। नॉर्थरप फ्राई ने कैनेडियन लिटरेचर को एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दी। उनके कॉन्सेप्ट्स जैसे आर्केटाइप, मिथ और गैरिसन मेंटालिटी आज भी स्कॉलर्स के काम को गाइड करते हैं। फ्राई ने सिर्फ क्रिटिसिज्म को फॉर्मल बनाया नहीं बल्कि कनाडा को एक कल्चरल आइडेंटिटी भी दी। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 2. Nature became a pervasive metaphor in the early phase of Canadian writing. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि कैसे नेचर कैनेडियन लिटरेचर के अर्ली फेज में एक सेंट्रल मेटाफोर बन गया। मतलब, राइटर्स ने नेचुरल लैंडस्केप और विल्डरनेस को कैसे अपनी आइडेंटिटी, स्ट्रगल और इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया। साथ ही हमें बताना है कि जियोग्राफी और कॉलोनाइजेशन ने कैसे उनके इमेजिनेशन को शेप किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैनेडियन लिटरेचर के शुरुआती दौर में नेचर और लैंडस्केप का बहुत बड़ा रोल था। कनाडा के बड़े और कठिन विल्डरनेस ने सिर्फ बैकग्राउंड का काम नहीं किया
बल्कि एक मेटाफोर बन गया ह्यूमन स्ट्रगल, सर्वाइवल और आइडेंटिटी के लिए। अर्ली राइटर्स जैसे सुज़ैना मूडी, कैथरीन पार्ट्रेल और डंकन कैम्बल स्कॉट ने नेचर के हर्ष और ब्यूटीफुल दोनों साइड्स दिखाए। उनके लिए नेचर एक टीचर और एक चैलेंज दोनों था, जहां से एक नई कल्चरल आइडेंटिटी बनी। मेन बॉडी। 1. नेचर एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अर्ली कनेडियन राइटर्स अपनी नेशनल आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे। यूरोप के कल्टिवेटेड लैंड्स के कॉन्ट्रास्ट में कनाडा का विल्डरनेस रॉ और वाइल्ड था। इसी नेचर ने कनेडियंस को एक अलग आइडेंटिटी दी, रेजिलियंस और सर्वाइवल के सिंबल के रूप में। नॉर्थरप फ्राई ने गैरिसन मेंटालिटी कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कनेडियंस नेचर से लड़ते हुए अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। उनका आइसोलेशन और नेचर के साथ कांस्टेंट स्ट्रगल उनकी सोच और लिटरेचर दोनों में दिखाई देता है। 2. विल्डरनेस एज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन स्ट्रगल एंड ग्रोथ। अर्ली सेटलर्स को नेचर के टफ कंडीशंस फेस करने पड़ते थे। यह स्ट्रगल उनकी राइटिंग में क्लियरली दिखाई देता है। नेचर उनके लिए एक इनर और आउटर बैटल दोनों थी, सर्वाइव करना और खुद को समझना। सुज़ैना मूडी की रफिंग इट इन द बुश इस स्ट्रगल का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेचर को उन्होंने एक मिरर की तरह दिखाया, जिसमें इंसान अपनी लिमिटेशंस और ग्रोथ दोनों देखता है। 3. लैंडस्केप और कॉलोनियल एक्सपीरियंस। कॉलोनियल राइटर्स के लिए लैंड पहला एनिमी था, एक ऐसी जगह जिसे टेम करना जरूरी था। धीरे धीरे उनका एटीट्यूड चेंज हुआ और उन्होंने नेचर को एक फ्रेंड और आइडेंटिटी के सोर्स के रूप में देखा। यह चेंज कनाडा के कल्चरल मैच्योरिटी को दिखाता है, फियर से बिलोंगिंग तक का सफर। नेचर यहां एक मेटाफोर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, जहां लैंड और नेशन दोनों एक साथ इवॉल्व हुए। 4. नेचर एज मिथ एंड इमेजिनेशन। जैसे जैसे लिटरेचर डेवलप हुआ, नेचर एक सिंबॉलिक कैरेक्टर बन गई। पोएट्स जैसे डंकन कैम्बल स्कॉट और E.J. प्रैट ने नेचर को मिथिकल डेप्थ दी। नेचर से उन्होंने बिलोंगिंग और ओरिजिन के थीम्स क्रिएट किए, जिससे कनेडियन इमेजिनेशन और स्ट्रांग हुई। मन और नेचर के बीच का रिलेशनशिप उनके वर्क्स में इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों तरह से एक्सप्लोर हुआ। कंक्लूजन। अर्ली कनेडियन राइटिंग में नेचर सिर्फ एक सीन नहीं थी, बल्कि एक मेटाफोर थी, आइडेंटिटी, स्ट्रगल और इमेजिनेशन के लिए। नेचर ने राइटर्स को एक अलग वॉइस दी, जिसमें सर्वाइवल और सॉलिट्यूड दोनों का ब्लेंड था। कनाडा का लैंडस्केप उनके लिए एक मिरर था, जहां उन्होंने अपना कल्चरल और इमोशनल रिफ्लेक्शन देखा। इसीलिए नेचर को अर्ली कनेडियन लिटरेचर का हार्ट माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Surfacing is a novel which deals with feminism and anti-Americanism. Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मार्गरेट एटवुड के नॉवल सर्फेसिंग को फेमिनिज्म और एंटी अमेरिकन थीम्स के पर्सपेक्टिव से समझाना है। मतलब, हमें बताना है कि कैसे ये नॉवल वीमेन के आइडेंटिटी स्ट्रगल और अमेरिकन कल्चरल डोमिनेशन दोनों को हाईलाइट करता है। आंसर में दोनों एस्पेक्ट्स, फेमिनिस्ट और नेशनलिस्ट, को बैलेंस करके लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मार्गरेट एटवुड का नॉवल सर्फेसिंग 1972 कनेडियन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसमें एटवुड ने फेमिनिज्म, नेशनल आइडेंटिटी और नेचर के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। स्टोरी एक अननेम्ड फीमेल नरेटर के जर्नी पर बेस्ड है, जो अपने मिसिंग फादर को ढूंढने क्यूबिक जाती है। इस जर्नी के दौरान वो एक इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। नॉवल एक तरफ फेमिनिस्ट अवेकनिंग दिखाता है और दूसरी तरफ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मेन बॉडी। 1. फेमिनिस्ट थीम्स इन सर्फेसिंग। नॉवल का मेन फोकस नरेटर के सेल्फ डिस्कवरी और आइडेंटिटी के सर्च पर है। पहले वो इमोशनली नम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी रियल आइडेंटिटी को समझने लगती है। उसके लाइफ में जो मेल फिगर्स हैं, लवर, एक्स हस्बैंड और फादर, ये सब पेट्रियार्की के सिंबल्स हैं जो उसकी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करते हैं। एटवुड ने मदरहुड और क्रिएटिविटी को फीमेल पावर और आइडेंटिटी के सिंबल के रूप में दिखाया है। अबॉर्टेड चाइल्ड का रेफरेंस विमेन के ऑपरेशन को दिखाता है। जब नरेटर नेचर में जाती है और अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करती है, तो वो अपने जेंडर रोल्स और इम्पोज्ड आइडेंटिटी को तोड़ देती है। नॉवल का मैसेज है कि ट्रू लिबरेशन तब आती है जब एक वुमन अपनी इनर वॉइस को पहचानती है। 2. एंटी अमेरिकनिज्म और कैनेडियन नेशनलिज्म। सर्फेसिंग में अमेरिका को एक नेगेटिव फोर्स के रूप में दिखाया गया है, मटेरियलिस्टिक, डिस्ट्रक्टिव और इनसेंसिटिव। अमेरिकन कैरेक्टर्स नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करते, वो एनिमल्स को मारते हैं और लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं।
ये एटीट्यूड अमेरिकन कंज्यूमरिज्म और डोमिनेशन का सिंबल है। एटवुड को कंसर्न था कि अमेरिका कनाडा की कल्चर और इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है। नरेटर का अमेरिकन वैल्यूज को रिजेक्ट करना उसके पेट्रियार्कल नॉर्म्स के खिलाफ रिबेलियन के पैरेलल है। नॉवल एक कनेडियन आइडेंटिटी को प्रमोट करता है जो नेचर, सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड है। 3. नेचर और सिंबलिज्म का रोल। नेचर इस नॉवल का कॉ सिंबल है। ये प्योरिटी, ट्रूथ और हीलिंग का रिप्रेजेंटेशन करती है। लेक एक मेटाफोर है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, जहां ट्रूथ छुपा हुआ है। एनिमल्स और विल्डरनेस नरेटर के इमोशनल हीलिंग के टूल्स बन जाते हैं। जब नरेटर सिविलाइजेशन को छोड़कर नेचर के साथ रहती है, तब वो अपने रियल सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करती है। इस प्रोसेस में एटवुड नेचर को फेमिनिस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाती है। 4. साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नरेटर का ट्रांसफॉर्मेशन एक इनर रेवोल्यूशन है। जब वो अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ देती है, तब वो स्पिरिचुअली रिबॉर्न होती है। लास्ट सीन्स में जब वो नेचर के साथ वन हो जाती है, बॉडी पेंट करती है, लैंग्वेज छोड़ देती है, तब वो प्योर सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी को समझना जरूरी है। इस जर्नी के थ्रू एटवुड फेमिनिज्म और नेशनलिज्म को एक साथ जोड़ती है। कंक्लूजन। आखिर में, सरफेसिंग एक पावरफुल फेमिनिस्ट और एंटी अमेरिकन नॉवल है जो वीमेन और नेशन दोनों के लिबरेशन को एक्सप्लोर करता है। एटवुड दिखाती है कि सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी और कल्चर को समझें। नॉवल नेचर के थ्रू सेल्फ डिस्कवरी और रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 4. Comment on the thematic side of the tin flute. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें द टिन फ्लूट के मेन थीम्स पर लिखना है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, फैमिली, वॉर, लव और सोशल इनइक्वालिटी। हमें बताना है कि गैब्रियल रॉय ने किस तरह से इन थीम्स के जरिए कनेडियन सोसाइटी के स्ट्रगल्स और ह्यूमन इमोशंस को दिखाया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। द टिन फ्लूट 1945 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेडियन नॉवल है जिसे गैब्रियल रॉय ने लिखा था। यह नॉवल मॉन्ट्रियल के सेंट हेनरी एरिया में सेट है, जहां एक गरीब फैमिली, लेकैस फैमिली, के स्ट्रगल्स को दिखाया गया है। कहानी मेनली फ्लोरेंटाइन लेकैसे के अराउंड घूमती है। नॉवल पॉवर्टी, लव, वॉर और सोशल इनजस्टिस जैसे टॉपिक्स को रियल और इमोशनल वे में एक्सप्लोर करता है। रॉय का लिखने का स्टाइल ह्यूमन स्ट्रगल और डिग्निटी को हाईलाइट करता है। मेन बॉडी। 1. थीम ऑफ पॉवर्टी और सोशल इनजस्टिस। नॉवल का मेन थीम गरीबी है। लेकैस फैमिली के थ्रू राइटर दिखाती है कि वर्किंग क्लास लोग कैसे अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। पॉवर्टी एक साइकिल बन जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, जहां से निकलना मुश्किल होता है। फ्लोरेंटाइन रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली का खर्चा मुश्किल से निकल पाती है। राइटर यह मैसेज देती है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी और अनफेयर सिस्टम लोगों को हेल्पलेस बना देता है। 2. थीम ऑफ वॉर और उसका असर। नॉवल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सेट है। वॉर कुछ लोगों के लिए टेम्पररी रिलीफ लाता है, जैसे जॉब्स या मिलिट्री सर्विस, लेकिन इमोशनल दर्द भी बढ़ता है। वॉर के बैकग्राउंड में रॉय दिखाती है कि लोगों के मोरल और इमोशनल स्ट्रगल्स और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं। यहाँ वॉर एक सिंबल है लाइफ के अनसर्टन और पेनफुल सिचुएशंस का। 3. थीम ऑफ लव, डिजायर और डिसइल्यूजनमेंट। नोवेल में लव सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि सर्वाइवल का एक तरीका है। फ्लोरेंटाइन का जीन लेवेस्क से रिलेशनशिप उसके सपनों और रियलिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। उसके लिए लव एक एस्केप लगता है, लेकिन एंड में डिसइल्यूजनमेंट मिलता है। रॉय ये बताती हैं कि पुअर सोसाइटी में लव भी एक स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज बन जाता है। 4. थीम ऑफ फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली नॉवल का इमोशनल सेंटर है। रोज अन्ना, मदर, अपनी सैक्रिफाइस और पेशेंस से एक स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में दिखाई गई है। फादर अजेरियस थोड़ा एस्केपिस्ट नेचर का है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भगना चाहता है। फैमिली यूनिटी एक साइड पे कंफर्ट है, पर दूसरी साइड पे बर्डन भी, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। 5. थीम ऑफ होप और ह्यूमन रेजिलियंस। इतनी मुश्किलों के बावजूद नोवेल में होप का मैसेज है। रॉय बताती है कि लाइफ छोटी छोटी खुशियों और ह्यूमन कंपैशन से चलती रहती है। नॉवल एंड होती है एक साइलेंट ऑप्टिमिज्म के साथ कि लाइफ टफ है, लेकिन इंसान की स्पिरिट कभी हार नहीं मानती।
कंक्लूजन। द टिन फ्लूट एक इमोशनल और रियलिस्टिक नॉवल है जो पॉवर्टी, लव, वर और होप के थीम्स को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करता है। गैब्रियल रॉय ने एक कॉमन फैमिली के जरिए सोसाइटी की हार्श रियलिटी और इंसानी जज्बात दोनों को दिखाया है। ये नोवेल हमें सिखाता है कि हार्डशिप के बावजूद इंसानी हिम्मत और कंपैशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।